नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के रिश्तों की काफ़ी उलझी हुई कहानी पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम कोशिश करेंगे कि ये दशकों पुराना तनाव, इसकी जड़ें कहाँ हैं और ये कैसे बढ़ता गया, इसको समझें। मकसद बस यही है कि इस जटिल इतिहास के जो सबसे अहम पहलू हैं वो सामने आए। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत अक्सर लोग 1953 के तख्ता पलट से मानते हैं, हाँ, सही? हाँ, वो एक अहम बिंदु है। पर मुझे लगता है 1989 की जो ईरानी क्रांति हुई और उसके फौरन बाद वो बंधक संकट, उसने जैसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये कैसे हुआ था, थोड़ा इस पर बताएं। हाँ, देखिए 1953 में जो CIA का दखल था और मुसद्दिक सरकार को हटाया गया, वो शक और नाराजगी का कह सकते हैं पहला बीज था। लेकिन 1989 की क्रांति, जिसमें शाह को देश छोड़ना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, वो एक भूचाल जैसा था मंतका के लिए। बिल्कुल। और फिर तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा, 52 अमेरिकी, 444 दिनों तक बंधक। 444 दिन। जी, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये दोनों देशों के रिश्ते में एक कभी न भरने वाला जख्म बन गई। अच्छा। इसी के बाद सारे औपचारिक रिश्ते खत्म हो गए और एक दूसरे को देखने का जो नजरिया था वो पूरी तरह बदल गया। और ये दुश्मनी सिर्फ बातों तक नहीं रुकी है ना, मतलब 80 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ। हाँ, और उसमें अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। तो जाहिर है इससे ईरान की नज़र में अमेरिका की छवि और खराब हुई होगी ना। बिल्कुल। और फिर 1988 में वो दर्दनाक हादसा हुआ। अमेरिकी नौसेना ने गलती से ईरान एयर की पैसेंजर फ्लाइट 655 गिरा दी। ओ हाँ, उसमें तो काफी लोग मारे गए थे। जी, 290 बेगुनाह लोग, नागरिक थे सब। मुझे लगता है इस घटना ने शक को एक तरह से यकीन में बदल दिया ईरान के लिए। बहुत दुखद। हाँ, उस हादसे का असर बहुत गहरा था और इसने ईरान में अमेरिका खिलाफ भावना को और हवा दी। ये दिखाता है कि कैसे गलतियां या हादसे भी इस तनाव के चक्र को और तेज कर देते हैं। सही बात है। फिर आगे चलकर 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसका एक नतीजा ये भी निकला कि सद्दाम हुसैन के हटने से जो खालीपन आया, उसमें ईरान का असर वो पूरे इलाके में काफी बढ़ गया। अच्छा, ये एक अनपेक्षित परिणाम था शायद अमेरिका के लिए। कह सकते हैं इसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। और फिर हमने देखा कि कैसे यमन, सीरिया, इराक, ये सारे देश एक तरह के अखाड़े बन गए। हाँ, जिन्हें हम प्रॉक्सी वॉर्स या परोक्ष युद्ध कहते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां ईरान और अमेरिका सीधे नहीं लड़ रहे, पर वहां के अलग अलग गुटों को समर्थन देकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे एक तरह से। अच्छा। इससे उन देशों में तो तबाही हुई ही, ईरान और अमेरिका के बीच की खाई भी और चौड़ी होती गई। इस सब के बीच एक और बड़ा मोर्चा खुला। हाँ, वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2015 में एक समझौता हुआ, JCPOA। उससे लगा था कि शायद अब कुछ शांति होगी, कुछ रास्ता निकलेगा। जी, एक उम्मीद जगी थी। पर 2018 में अमेरिका इससे बाहर आ गया। यहाँ से मामला फिर उलझ गया। हाँ, वो समझौता कह सकते हैं एक नाजुक संतुलन पर टिका था। अमेरिका के हटने से वो उम्मीद टूट गई। और ईरान ने क्या किया फिर? इसके जवाब में ईरान ने भी धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन फिर तेज कर दिया। अच्छा। मतलब वो प्रक्रिया जिससे परमाणु ईंधन या हथियार बनाने लायक यूरेनियम तैयार होता है। इससे दुनिया भर में चिंता बढ़ गई कि कहीं ईरान परमाणु बम ना बना ले। और तनाव फिर से बढ़ गया। हाँ, तनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया। और ये तनाव अपने चरम पे पहुंचा शायद 2020 में, जब अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमला करके ईरान के एक बहुत बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। ये तो बहुत ही बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसने दोनों देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगा था कि अब कुछ भी हो सकता है। जी। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। हाँ। शुक्र है कि बात पूरी जंग तक नहीं पहुंची। जी। दोनों पक्ष पीछे हट गए। जी। लेकिन ये घटना दिखाती है कि हालात कितने नाजुक हैं। एक चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। और अगर हम हाल के सालों को देखें, 2023 से 2025 तक, तो लगता नहीं कि तनाव कुछ कम हुआ है, बल्कि बिल्कुल नहीं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंध है, साइबर हमले भी चलते रहते हैं। इसके साथ ही इजराइल और ईरान के बीच जो एक तरह का छिपा हुआ युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका जाहिर तौर पर इजराइल के साथ है, वो भी आग में घी का काम कर रहा है। और यमन में हूती विद्रोही, हाँ, उनका भी जिक्र आता है।
हाँ, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का लाल सागर में जहाजों पर हमला करना ये दिखाता है कि ये तनाव सिर्फ दो देशों का नहीं रहा अब। इसका असर पूरे क्षेत्र और यहाँ तक कि वैश्विक व्यापार पर भी पड़ रहा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? साफ है कि ईरान अमेरिका संबंध ये दशकों पुरानी घटनाओं, गहरे अविश्वास और लगातार टकराव की एक बहुत ही पेचीदा, एक उलझी हुई कहानी है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक कदम ने दूसरे को उकसाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया का एक लंबा सिलसिला। सही कहा। और इस इतिहास को समझना आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, जो भू राजनीतिक तनाव है, उसे समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, जैसा मैंने कहा। इसका सीधा असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया की सियासत पर पड़ता है। एक पैटर्न जो साफ दिखता है वो ये है कि कैसे घरेलू राजनीति और बाहरी कार्रवाइयां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, जिससे अविश्वास का चक्र और गहरा होता जाता है। इस पूरे इतिहास और आज के माहौल को देखते हुए, जिसमें ड्रोन है, प्रतिबंध है, प्रॉक्सी युद्ध है, सब शामिल है, एक सोचने वाली बात यह है कि क्या तनाव कम करने की दिशा में कोई पहला छोटा ही सही सकारात्मक कदम उठाया जा सकता है? अच्छा सवाल है। खासकर तब जब सीधे बातचीत के रास्ते लगभग बंद लगते हैं। इस पर गौर करना चाहिए कि वो पहला कदम क्या हो सकता है।